एमवीए में सीट शेयरिंग तय, उद्धव ठाकरे को किया किनारा। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को दिए थे 126 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका। हरियाणा की जीत वाले फॉर्मूले से महाराष्ट्र में भी होगा खेल। क्या अमित शाह से संजय राउत की हुई फोन पर बात? संजय राउत ने मोदी और अमित शाह की अफजल खान से की तुलना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की 288 सीटों के लिए महाविकास अघाड़ी के बीच अब सीट बंटवारे का जो पेच फंसा हुआ था, कहा जा रहा है कि अब ये तय हो चुका है, सीटों पर इनकी सहमति बन गई है। करीब 4 घंटे तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक चली और बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत का बयान सामने आया, जहां पर वो कहते नजर आए कि एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है, अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। बता दें आपको कि सीट शेयरिंग को लेकर आज ऐलान किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमवीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की है, जिसमें कांग्रेस को 100 से 105, शिवसेना उद्धव को 96 से 100, एनसीपी शरद को 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा और राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को किनारा कर दिया गया है। क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे थे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए उनके चेहरे को अगर आप कहेंगे कि रेस से बाहर कर दिया गया। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन था तो बीजेपी ने उन्हें 126 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे डबल डिजिट में ही सिमट जाएंगे। तो सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही आपको बता दें कि यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि एमवीए में 288 सीटों पर जो है 210 पर सहमति बनी है, बाकी पर पेंच फंसा हुआ है। अब संजय राउत जो है सामने आए, उन्होंने ये कहा है कि वो जीत का दावा भी भर रहे हैं और ये कह रही है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। क्या कहना है संजय राउत का, जरा सुनिए। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए डेट होगी कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर। हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझकर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ रहा है। इसमें आज 4 बजे तक हमारी पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी। काम कल रात को लगभग पूरा हो गया है और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। संजय राउत को आपने साफ तौर पर सुना, एक तरफ जीत का दावा कर रही हैं, कह रही हैं कि हम जीतेंगे जरूर, हमें ज्यादा वक्त सीट बंटवारे को लेकर इस वजह से लग गया क्योंकि हम जो है हम ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं कि हमें सरकार बनाना है। जो विपक्ष में बैठ रहे हैं वो जल्दी जल्दी सीट बंटवारे की चीजें जो है सामने रख रही हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना सेंचुरी लगाने में बहुत ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि दक्ष है, वो सेंचुरी लगा सकती है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम लोग यही करेंगे। मुंबई में क्रिकेट खेला जाता है और देखा भी जाता है और इसी वजह से सेंचुरी लगाने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर है। अब ये देखिए कि सेंचुरी लगाने की शिवसेना की ये बात कर रही है, लेकिन सेंचुरी की तो सीट भी इन्हें मिलेगी कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। अब वही दूसरी तरफ अखिलेश ने एमवीए में 12 सीटें मांगी थी। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के 12 सीटें मांगी थी। पार्टी प्रमुख अखिलेश ने 19 अक्टूबर को धुले विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि एमवीए से 12 सीटें मांगी है, सीटों की डिटेल्स भी उन्हें भेज दी गई। पार्टी ने 18 अक्टूबर को भिड़वी पूर्व से मौजूदा विधायक रईस शेख, भिड़वी पश्चिम से रियाज आजमी और मालेगांव मध्य से शान हिंद को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजिम ने कहा था कि हमने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है ताकि एमवीए को पता चले कि हम यहाँ मौजूद है, वरना वे बैठक में बताएंगे कि आपका उम्मीदवार मजबूत नहीं है। भाजपा ने 21 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी की। 79 चेहरे रिपीट विधानसभा चुनाव के लिए। बीजेपी ने 21 अक्टूबर को 99
प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, में 6 सीटें एससी और एसटी और 4 जो है एससी के लिए है। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है, तो वहीं 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा 3 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जिस फॉर्मूले पर काम किया था, उसी तरह बीजेपी महाराष्ट्र में भी काम कर रही है। बीजेपी के एक सीनियर नेता के मुताबिक हरियाणा चुनाव में मिले सबक के बाद भी अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के लिए अब ये अहम होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिसाब से वहां पर रणनीति तैयार की जा रही है। हरियाणा चुनाव के 4 सबकों पर बीजेपी महाराष्ट्र में भी काम कर रही है। नैरेटिव के जंग में पिछड़ना नहीं चाहती है और इसी वजह से पूरे काम को संभाल कर रख रही है। बीजेपी के नेता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान हुआ था कि विपक्ष संविधान का बदलाव की कोशिश आरक्षण के मसले पर अपने हिसाब के नैरेटिव बनाने की काफी हद तक सफल रहा था, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई नैरेटिव बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका जाने में जो बयान दिए, उसे लेकर बीजेपी ने आक्रामक अभियान चलाया और उन्हीं के हथियार से उन्हें ध्वस्त कर दिया। एक वक्त में जब बीजेपी सांसद कर्नल रावत के बयान में पार्टी को मुश्किल होने लगी तो तुरंत उस पर रोक लगाई गई। बीजेपी महाराष्ट्र में भी इस फॉर्मूले पर काम करती नजर आ रही है। विरोधी की कमजोरी अपनी ताकत। बीजेपी नेता के मुताबिक हर राज्य में लगभग हर पार्टी के भीतर ऐसे लोग होते हैं जो नाराज होते हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी का बीजेपी को फायदा हुआ। जब ये माहौल बनने लगा कि सैलजा के कांग्रेस इग्नोर कर रही, तो अनुसूचित जाति समुदाय में इसकी चर्चा होने लगी और बीजेपी ने इसका भी फायदा लिया और अनुसूचित जाति समुदाय से लगातार बातचीत जारी रखी। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की, तो तथ्य सामने आए कि लगभग हर पोलिंग बूथ में ऐसे लोग हैं जो वोट देने नहीं गए, लेकिन वो बीजेपी के समर्थक हैं। तभी से इसे लेकर भी काम किया गया और सभी को पोलिंग बूथ तक वोट ले जाने के लिए कि वोट दो आप, ये जरूरी है, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ तो सीटों पर भी पूरी मैपिंग और पूरा फोकस किया गया, कौन सी सीट पर कौन मजबूत है, कौन सी सीट पर कौन कमजोर है, और इस हिसाब से मैपिंग के हिसाब से चीजें जो है आगे ले जाई गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि संजय राउत गृह मंत्री अमित शाह के कॉन्टैक्ट में है, उनसे बातचीत हुई थी। अब पत्रकारों से इस पर बात करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि ये आखिर कौन कह रहा है। उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को लेकर कहा कि झूठ फैलाया जा रहा है। एमवीए का उद्देश्य महाराष्ट्र को लूटने वाली ताकतों की हार सुनिश्चित करना है। उनका लक्ष्य एक संयुक्त ताकत के रूप में चुनाव लड़ना है और महाराष्ट्र को लूटने वाली ताकतों को हराने का है। यानी साफ तौर पर अमित शाह से उनकी बात हुई है, इसे लेकर उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये सब जो है अटकलें थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पर बात की है। इसके संकेत मिलता है कि 2019 में अलग होने से पहले दशकों तक सहयोगी रही शिवसेना और भाजपा अब फिर साथ आ रही। फोन पर बातचीत के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि भाजपा गलत सूचना फैला रही है। हम जानते हैं कि यह कौन कर रहा है। भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार का डर है और इसीलिए वो गलत सूचना फैलाने का काम कर रही है। वह इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर जो चीजें देखने के लिए मिली थी, अब कहीं ना कहीं थोड़ी उस पर आप कह सकते हैं कि क्लियरिटी आने लगी है और इस वजह से भी बयानों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं राजू वाघबारे, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता, जरा सुनिए। देखिए, ये सरासर अफवाह है। ना महायुति में कोई झगड़ा है, ना महायुति में कोई बेबनाम है। हमारी सीटें तय है। खाली हर पार्टी की तरफ से किसको सीट देनी है, इसके ऊपर वो पार्टी की चर्चा चल रही है। इसके लिए बाकी के नाम जो है वो अभी जल्द ही बाहर आएंगे। उसके ऊपर ना हमारे पास कोई झगड़ा है, ना कुछ झगड़े की खबर है। तो ये सरासर अफवाह है। लेकिन अगर इसके उल्टा अगर आप देखते हो तो महाविकास आघाड़ी में इतनी गड़बड़ चालू है कि पूछो नहीं। आज शेका पक्ष जो है, जो महाविकास आघाड़ी का एक घटक पक्ष है, बड़ा घटक पक्ष है, उन्होंने आज 6 उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर कर दिया। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, वो महाविकास आघाड़ी में है, वो 6 उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। हमें ये भी खबर मिली है कि अबू वसीम आजमी भी उनके उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर करने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। वहां शिवसेना जो बोल रही है कि सब कुछ मिट गया, तो कुछ भी मिटा हुआ नहीं है। ये झगड़े चालू है। आज की जो पत्रकार परिषद है उसमें भी पूरी यादी जाहिर होने वाली नहीं है। जो सीटों के ऊपर इनका झगड़ा चालू है वो रहने वाला ही है। तो ये जो खबर है कि झगड़ों की और सीटों की खबर, ये खबर महाविकास आघाड़ी की है। महायुति में एवरीथिंग इज ऑल वेल। हम लोग साथ में रह के ये चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या है कि
आपका जो वजन है राजनीति में उससे कहीं ज्यादा अगर आप सीटों की मांग करोगे, जैसा उबाटा कर रही है, उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है झगड़ा होने वाला ही है। अभी उबाटा का स्तर या वजन राजनीति का उतना रहा नहीं जितना ये सोच रहे थे पहला। तो इनका वजन घटने के बाद भी इनके पास जनता अभी इनको अलग तरीके से देख रही है। उसके बाद भी अगर ये सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा सीटें होनी चाहिए तो झगड़ा तो तय है। आज शेका पक्ष के जयंत पाटिल जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने उनके 6 उम्मीदवारों की सीटें जाहिर की है। जो पेन, पनवेल, सांगोला इस तरीके की जो सीटें हैं वो उन्होंने जाहिर कर दी है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी भी सीटें जाहिर कर रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी में किधर सही बात है? वो तो झगड़े की ही बात है। और कांग्रेस शिवसेना को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आखिर में जो शिवसेना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इस महाविकास आघाड़ी में हम बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, अगर आप देखते हो तो किसी भी हालत में कांग्रेस ही बड़ा भाई होने वाला है। शिवसेना एक 3rd ग्रेड का पार्टी होने वाला है। उबाटा जिसको बोलते हैं उद्धव साहब की पार्टी, वो 3रे स्थान पे जाएगी, क्योंकि किसी भी हालत में कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। तो महाविकास आघाड़ी में महाभयंकर विवाद चालू है और उसका नतीजा आपको चुनाव में भी देखने को मिलेगा। एक दूसरे के उम्मीदवार गिराने में ये तीनों महाविकास आघाड़ी की पार्टी लगी हुई है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी भी मगजमारी इनमें चल रही है। वो साफ तौर पर दिख नहीं रहा है, लेकिन सबको पता है कि अंदर अंदर इनके क्या खेल जो है चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। वही इस मामले को लेकर जो है क्या कुछ कह रहे हैं शहजाद पूनावाला, जरा सुनिए। उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता के लिए जिसे कहते हैं विचारधारा जिहाद उनकी पार्टी ने किया। अब देखिए कि किस प्रकार से महाविकास आघाड़ी नहीं, ये महाविचित्र महाविभाजन आघाड़ी बन चुकी है। और जिस प्रकार से आए दिन नाना पटोले संजय राउत नाना पटोले को गालियां देते हैं। अभी तक ना नेता तय कर पाए। उद्धव जी बार बार बोलते मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, शरद पवार जी बोलते जयंत पाटिल का नाम आगे करेंगे, कांग्रेस दोनों का नाम मानने को तैयार नहीं है। जहां तक सीटों की नीयत है वो भी तय करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लड़ेगी। वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें अपने आप घोषित कर दी है, उनको जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं। और नीति भी कोई कॉमन नहीं है। सावरकर जी पर इतना अपमानजनक शब्द गुंडू राव ने और कांग्रेस ने बोला है, उद्धव जी कुछ कर नहीं पाए। हिंदुत्व के क्या कुछ बोला है, उस पर कुछ कर नहीं पाए। तो केवल सत्ता की लोलुपता में उद्धव ठाकरे जी ने अब जो किया है उसको विचारधारा जिहाद कहते हैं। और उद्धव ठाकरे जी के लिए बुरा लगता है कि इतने बार बोलने के बाद भी कांग्रेस उनको ना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए तैयार है, ना सबसे ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर जो है अपनी राय सामने रखी और उन्होंने कहा कि नाना पटोले की संजय राउत से नहीं बनती। यहाँ पर सारे नेता आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि एमवीए में सब कुछ ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे को बेवकूफ बनाने का काम करे। इस मामले पर प्रदीप भंडारी का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप भंडारी, जरा सुनिए। देखिए, महाविनाश अघाड़ी में आपस में इतनी लड़ाई है कि महाराष्ट्र की जनता बैठ के एंजॉय करके इनकी लड़ाइयों को देख रही है और पॉपकॉर्न खा रही है, क्योंकि उनको पता है कि महाविनाश अघाड़ी को वोट नहीं डालना है। संजय राउत नाना पटोले की शक्ल नहीं देखना चाहते, नाना पटोले संजय राउत की शक्ल नहीं देखना चाहते, संजय राउत उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, नाना पटोले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करवाना चाहते, शरद पवार इन दोनों को नहीं चाहते, शरद पवार जयंत पाटिल को चाहते हैं, जयंत पाटिल को संजय राउत नहीं चाहते हैं। तो ये जो लड़ाई की खिचड़ी महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है वो ये दर्शाती है कि इनकी तरफ इंस्टेबिलिटी है। वहीं अगर आप एनडीए और महायुति को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीट्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। तीनों शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा, तीनों के बीच में समन्वय देश की जनता के सामने है और तीनों पार्टीज मिलके ऑर्गेनिकली काम कर रही है, क्योंकि तीनों का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन को आगे ले जाना है। मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करना चाहता हूं, आप सीट शेयरिंग तो चलिए आज नहीं तो कल डिक्लेयर कर देंगे, क्या आप दिल से नाना पटोले जी और संजय राउत जी को एक स्टेज पे बैठा सकते हैं
क्या संजय राउत को नाना पटोले के एरियाज में कैंपेन करने के लिए बुला सकते हैं? क्या नाना पटोले को संजय राउत के एरियाज में कैंपेन करने के लिए बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते हैं। ये सिर्फ दिखावे का गठबंधन है और इन सबको पता है कि जब नतीजे आएंगे ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे या एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को नहीं एनडीए को चुनना चाहती है। जैसा कि आपने प्रदीप भंडारी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी और उनका भी यही कहना है कि क्या आप एक स्टेज पर संजय राउत और नाना पटोले को बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये बयान है कि एमवीए में सब ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और एमवीए में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा जो है दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।